पाहत आहात जनक्रांती वार्ता. जनतेच्या क्रांतीसाठी बुलंद आवाज, जनक्रांती वार्ता. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 23 नवंबर 2024 के बाद से असेंबली के इलेक्शन का नतीजा आने के बाद आज तक शहर में तामीर तरक्की के नाम पर कोई भी चीज नहीं हो पाई है। शहर को सिर्फ एक सब जो ख्वाब दिखाया गया है। इलेक्शन के पहले भी शहर खंडहर था और इलेक्शन के बाद शहर और भी खंडहर होते चला जा रहा है। मालेगांव शहर में आज कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो बिना खड्डों के हो। ये अभी ठंडी है तो ये हाल है, अगले महीने से गर्मी शुरू हो जाएगी और रमजान महीना शुरू हो जाएगा। जब गर्मी पड़ेगी तो शहर में धूल के क्या हालात होंगे ये शहरवासी खुद जान सकते हैं। जो हारे हुए लीडर हैं उनको तो एक खैर गम है कि हम लोग हार गए तो हम लोगों का काम क्यों करें, लेकिन जो चुनकर आए हैं, जो खुशी मना रहे, जो जश्न मना रहे थे, वो लोग भी फिक्रमंद नहीं है कि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। लोग खरीदी में मसरूफ रहते हैं, हमारी माँ बहनें, ट्रैफिक का निजाम रहता है, लोग रोजा रहते हैं। जब ये धूल उड़ेंगी तो वो लोग कैसे रोजा रहेंगे, कैसे अपने सामान की खरीदी करेंगे, इसके बारे में हमारे शहर के न आमदार को कोई फिक्र है और न शहर के सियासी लीडरान को। आज शहर में चारों तरफ से मुसीबत आ रही है। जाहिर सी बात, ये मुसीबत भी हमारे शहर के लीडरों की देन है जो फिरका परस्तों से मिले हुए हैं। एक तरफ शहर खंडहर होते जा रहा है, दूसरी तरफ एक सियासी पार्टी का सदर रिक्शे वाले के पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ फिरका परस्त लोग लैंड जिहाद बांग्लादेशी लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं समझ रहा हूं कि इसका मुंह तोड़ जवाब कौन देगा। शहर के लोग मालेगांव शहर में एक सियासी पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि वो शायद ही मालेगांव शहर के लिए कुछ कर सके, कुछ तहरीकें चला सके, फिरका परस्तों से लड़ सके, लेकिन शहर के लोग सिर्फ उम्मीद ही कर रहे हैं उससे। जब इलेक्शन में उन्हें वोट देने का काम मौका मिला तो वो लोग उनको बुरी तरह से शिकस्त दिए हैं। खैर ठीक है, देखते हैं, हार जीत लगी रहती है। कौन सी सियासी पार्टी आवाम के लिए खड़े होती है ये तो आगे देखने का मकाम है। लेकिन आज जो मालेगांव शहर में बांग्लादेशी का मसला चला हुआ है, ये मसला दरअसल बीजेपी खुद खड़ा कर रही है मालेगांव के शहर को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ओवैसी हमारी जेब में है, मालेगांव का शहर का मौजूदा आमदार भी हमारी जेब में है, हम जितना बोलेंगे उतना ही वो करेगा। मैं शहर के आवाम से पूछना चाहता हूं कि अगर मालेगांव में, पहली बात तो कोई बांग्लादेशी है नहीं, और अगर कोई है तो बांग्लादेश कहां पर है, और मालेगांव आने के लिए उसको बीजेपी शासित राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। अगर वो बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है अमित शाह की, गृह मंत्रालय उसके पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है। इनके होते हुए आज जो लोग बोलते हैं कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, तो इनके होते हुए बांग्लादेश से लोग हिंदुस्तान में कैसे आ जा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। किरीट सोमैया को सबसे पहले अपने लीडरों से सवाल पूछना चाहिए कि 15 साल से बीजेपी की हुकूमत है और करीब करीब मध्य प्रदेश हो गया, अपने गुजरात हो गया, जो महाराष्ट्र के आजू बाजू की रियासतें हैं, सब में बीजेपी हुकूमत कर रही है 10, 15, 20 सालों से। मैं समझता हूं कि किरीट सोमैया को अपने लीडरों से पूछना चाहिए कि वो लोग, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हो जा रहे हैं।
और उसके बाद में अपने रियासत के वजीर आला से पूछना चाहिए कि वो लोग महाराष्ट्र में कैसे दाखिल हो जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। आज वो सिर्फ बदनाम कर रहा है मीडिया के जरिए, और मीडिया तो बीजेपी की गोदी मीडिया बिकी हुई है। लेकिन अफसोस हमें दोस्तों ये है कि हमारे शहर की जो क़यादत है वो निकम्मी है। हमारे शहर को खड्डों में धकेला जा रहा है, हमारे शहर को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। आज शहर के हक में लड़ने वाला कोई नहीं है। हमें मालेगांव के शहरियों को अपना मुस्तकबिल हमें खुद तलाश करना पड़ेगा। आज अतिक्रमण चालू है, ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अतिक्रमण हटाने के दिए, बहुत अच्छी बात है, मैं कम से कम उनका इस्तकबाल करता हूं। लेकिन सवाल तो यह है कि अतिक्रमण एक दिन साफ हो जाता है और दूसरे दिन फिर उससे वही के वही सलामत हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन है? और मालेगांव शहर में आज मुशारफ चौक पे देख लो अगर, तो अतिक्रमण तो शाम 6 बजे के बाद शुरू होता है, 1 बजे तक लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज्यादा अतिक्रमण में समझता हूं अगर कोई है तो वो तो मौजूदा एमएलए के गली में है। वहां पर देखो इतनी कारें खड़ी रहती है, इतनी ट्रक खड़ी रहती है, ये अतिक्रमण कौन साफ करेगा? कारपोरेशन वाले आते गटर के ऊपर से निकाल के चले जाते। अगर किसी का छप्पर पड़ा है, किसी की पैतरी बनी है तो तोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वही रोड में गाड़ी खड़ी रहती है, 4 व्हीलर खड़ी रहती है, उसको तो कभी हटाने की कोशिश नहीं करते वो। तो ये सिर्फ लोगों को हरासा करना है। अभी रमजान मुबारक महीना आ रहा है, रोजे आ रहे हैं, त्योहार आ रहा है। मैं समझता हूं कि शहर का कुछ भी मुस्तकबिल नहीं है, कोई भी इनके अंदर प्लान नहीं। बिना प्लान के ये दुश्मनी की आड़ में ये लोग करते हैं। आज कितने लीडर हैं जो अपने अपने वार्डों में कारपोरेशन की जगह को अतिक्रमण करके उसको शॉपिंग बना के भाड़े से दिए हुए हैं, उसका भाड़ा खा रहे हैं। कारपोरेशन उसको कब तोड़ेंगी कि सिर्फ गरीबों को जो रोजी रोटी कमाता है अपनी, खाली उसी पे मुसीबत लाएंगे क्या? कारपोरेशन को अतिक्रमण हटाना चाहिए, सख्ती से हटाना चाहिए। मैं इसके हक में हूं, लेकिन उनके लिए पहले हाकर्स जोन बनाए, उनके लिए कोई न कोई मुतबादिल जगह तलाश करे। इसके बारे में न हमारे शहर के लीडरों ने कभी बैठ के सोचा है, न कारपोरेशन सोचा है। आज बहुत अफसोस की बात है, मैं मालेगांव के शहरवासियों से, सूझबूझ लोगों से और यहाँ के कारोबारी लोगों से कि आप लोग मैदान में आइए। आपका फरीजा नहीं है कि सिर्फ वोट दे देना। आज 1000 करोड़ रुपए का कारपोरेशन का बजट है। ये 1000 का बजट पिछले 2 सालों से कहां जा रहा है? मालेगांव शहर में प्रशासक बैठा हुआ है। हमें उम्मीद थी, हम लोग मालेगांव शहर के लोग ये उम्मीद लगा के रहते थे कि हमारे शहर के सियासी पार्टियां कुछ काम नहीं करती है। मालेगांव शहर में मालेगांव पिछड़ा हुआ है, अगर प्रशासक आएगा तो मालेगांव शहर में तरक्की होगी, विकास होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जो प्रशासक है ये सिर्फ दादा भूसे के हाथों कठपुतली बना हुआ है, और जो 1000 करोड़ का बजट है कारपोरेशन का, वो सिर्फ बंदर बांट कर रहा है, कमीशन लेके लोग। मैं तो यहां तक सुना हूं कि ठेकेदार एक से ठेका लेता है तो दूसरे कमीशन पे दूसरे को देता है, तीसरे कमीशन पे तीसरे को, 5-5 लोगों को कमीशन पे कारपोरेशन का बजट बेच दिया जाता है। इस पे कौन ध्यान देगा? इस पे कौन आवाज उठाएगा? हम तो सिर्फ देखते हैं, कसूरवार गांव के लोग भी हैं कि जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है तो आप लोग फिर चिल्लाते हो, रोते हो और कोसते हो कि ये कुछ नहीं करा। और लेकिन जब इलेक्शन आता है तो कुछ नहीं करने वालों को ही आप लोग वोट देते हो। एक कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब आप लोग अपने शहर का, अपना मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ही गलत करेंगे तो शहर की तामीर तरक्की कैसी होगी? अभी भी वक्त है। मैं समझता हूं कि हमारे शहर के सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जो सोशल काम करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, उनको भी मैदानी सियासत में अमल में आना चाहिए। कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग में शहर के, और इस शहर की डेवलपमेंट कैसे होगा उस ताल्लुक से आप लोग फिक्रमंद होकर बैठिए।
एक तंजीम बनाइए और सारे जो सियासी पार्टियां हैं उन पर एक दबाव बनाइए। आप लोग, कुछ लोग हैं कि तंजीम बना लेते हैं, प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन वो लोग भी सिर्फ तोड़ीबाजी के काम करते हैं और कुछ नहीं करते। उनका भी शहर से कोई मकसद नहीं है। आज मालेगांव शहर मस्जिद और मदरसों का शहर है, मीनारों का शहर है। मालेगांव के बाहर बहुत मालेगांव का नाम है कि मालेगांव दीनदार है, मालेगांव ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे शहरवासियों, दीनदारी सिर्फ इसी का नाम नहीं है कि ज्यादा मस्जिदें बना लेना, मस्जिदें तामीर कर देना, मदरसे तामीर कर देना, नमाजें पढ़ना। दीनदारी सिर्फ यही नहीं है। दीनदारी जबकि यह है कि हम बुराई के खिलाफ किस तरह से आवाज उठाए, अच्छाई बुराई में किस तरह फर्क पड़े। आज हमने देखा है कि कुछ लोग अच्छाई बुराई के नाम पर इलेक्शन जीत गए, लेकिन वो लोग खुद बुराई का रास्ता आज तक नहीं छोड़ने में मजबूर हुए हैं। हमें बुराई के खिलाफ लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। ये भी हमारा दीनी फरीजा है। कम से कम हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि हम देख रहे हैं कि गलत काम हो रहा है और उस गलत के काम के खिलाफ हम आवाज न उठा सके। इस्लाम में भी है कि ईमान की 3 निशानियां हैं। ईमान ये नहीं बोला गया है कि तुम कुरान पढ़ेंगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, जबकि ईमान की 3 निशानियां हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तुम बुरा देखो, गलत काम देखो तो उसका तलवार से मुकाबला करो। ये 1 नंबर का तुम्हारा ईमान की निशानी है। 2 नंबर पे आता है कि तुम उसको मुंह से बोलो, ये 2 नंबर की निशानी है। और अगर तुम मुंह से भी नहीं बोल सकते तो कम से कम दिल से तो उसको बुरा बोलो। ये 3 ईमान की निशानियां हैं। हर शहरी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोचें ये बात को कि हमारे अंदर कौन से दर्जे का ईमान है, और खुदा के लिए आप अपने ईमान को मजबूत करें और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं और मालेगांव शहर को साफ सुथरा बनाएं, मालेगांव शहर को बुराई मुक्त करें। मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है। शुक्रिया और खुदा हाफिज।